भैया आज हम लोग कक्षा 5 का पर्यावरण और हम के कार्य पुस्तिका का पाठ 6 सिंचाई के साधन के सभी गतिविधियों को हल करते हैं। गतिविधि 1 में कहता है कि नीचे चित्र में सिंचाई के अलग अलग साधनों को दर्शाया गया है, इनके नाम लिखिए। यहाँ पे चित्र बनाया गया है, इसमें इनके नाम लिखने हैं। तो सबसे पहले जो चित्र है वो आपके रहट का है। ये बहुत पहले ज़माने में इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन आप लोगों के दौर में ये देखने को नहीं मिलेगा। आप अपने पिताजी या दादा से अगर पूछते हैं तो उस परिस्थिति में आपको पता चलेगा कि रहट का इस्तेमाल सिंचाई के लिए किस तरह से किया जाता था। दूसरी है नहर। दूसरे चित्र में देखते हैं जो नहर, तो नहर आपने देखा होगा कि आपके आसपास नहर है जो सिंचाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसमें पानी आता है और वो खेतों तक पहुंचता है। तीसरे नंबर पे है बोरिंग। ये इस वक्त का आधुनिक है, तो ये आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा कि डीजल पंप सेट जो होता है इसके द्वारा जो है सिंचाई का कार्य होता है। उसके अलावा जो है इसी तरीके से बोरिंग कर करके ज़मीन से पानी निकाल करके पटवन किया जाता है पाइप के द्वारा, लेकिन इसमें बिजली के रूप में जो है सोलर जो प्लेट है उसका इस्तेमाल किया जाता है। सोलर का इस्तेमाल करने की वजह से इसे सोलर पंप सेट कहा जाता है। अब इसके अलावा जो है यहाँ पे देख रहे हैं कि एक ऐसा तंत्र है जिसमें पाइप के द्वारा जो है चारों तरफ पानी का छिड़काव किया जा रहा है, और ये पानी का छिड़काव जो है चारों तरफ, ये जो आपको नज़र आ रहा है इस तरीके के आगे नोज़ल, ये चारों तरफ घूमते रहता है जिससे खेतों में चारों तरफ से पानी का पटवन होता है। तो इसे कहते हैं स्प्रिंकलर। उसके बाद है ये ढेकुली। यहाँ पे ये जो चित्र बनाया गया ढेकुली, इसमें ये बांस का बना रहता है और इस तरीके से ये पानी में जाता है ये वाली चीज़, और यहाँ पे पानी लेकर के ऊपर जा कर के खेतों में गिराया जाता है। तो ढेकुली या हम लोगों के इलाके में इसे डेंगा कहा जाता है, लेकिन अब इसका इस्तेमाल नहीं है, कहीं भी ये आपको देखने को नहीं मिलेगा। हो सकता है कि कुछ मतलब बहुत ही जो पिछड़े क्षेत्र हैं वहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जाता हो, लेकिन आमतौर पे ये देखने को नहीं मिलेगा। इसके बाद गतिविधि 2 देखते हैं। गतिविधि 2 में कह रहा है कि सिंचाई के लिए पानी किन किन स्रोतों से आता है। तो सिंचाई के लिए सबसे बड़ा जो पानी का स्रोत है वो है बारिश, फिर नदी से भी, नहर, कुआं, तालाब, झील, ट्यूबवेल, इनसे सिंचाई के लिए पानी का लिया जाता है। अब है कि गतिविधि 3 में देखते हैं कि नीचे दी गई सारणी को भरिए। इसमें जो सारणी बनाया गया है इसमें 2 तरह की सारणी है। एक ज़्यादा पानी की आवश्यकता वाले फसलों के नाम लिखने हैं, दूसरे कम पानी की आवश्यकता वाले फसलों के नाम। तो ज़्यादा पानी वाले में हम देखते हैं कि बरसात के मौसम में जितने भी फसल बोए जाते हैं वो ज़्यादा पानी वाले फसल है, जैसे धान हो गया, गन्ना हो गया, सिंघाड़ा हो गया, जूट हो गया, मखाना। ये बहुत ही अधिक पानी की इनको ज़रूरत होती है। अब जैसे मखाना है, जूट है, सिंघाड़ा, ये पानी में होते ही हैं, और धान वगैरह जो है, गन्ना वगैरह, ये बरसात के मौसम में बोए जाते हैं। ये सब खरीफ फसल है। अब इसके अलावा देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं चना, मसूर, सरसों, बाजरा, तीसी। तो ये कम पानी की आवश्यकता होती है इनको, यानी कि यहाँ पे जो इस तरफ दिया है उनसे कम पानी की आवश्यकता होती है। अब गतिविधि 4 में देखते हैं। गतिविधि 4 में दे रहा है कि सिंचाई के आधुनिक साधन कौन कौन से हैं। तो सिंचाई के आधुनिक साधन में आप लिख सकते हैं स्प्रिंकलर, ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम जो होता है वो पानी की जो पाइप होते हैं वो पेड़ों के जड़ों तक मतलब है कि फैलाया जाता है उस पाइप को, और जहाँ जहाँ पे पेड़ के जड़ होते हैं वहाँ पे छिद्र कर दिया जाता है उनमें, और उसके बाद वो पानी उसमें से टपकते रहता है, तो पानी की बर्बादी नहीं होती। तो इसे ड्रिप सिस्टम कहते हैं। दूसरा पंप सेट है, सोलर पंप है या सबमर्सिबल है। तो ये पानी के आधुनिक जो स्रोत हैं, साधन है सिंचाई के। अब आगे की तरफ देखते हैं। आगे गतिविधि 6 में कह रहा है कि आप सिंचाई के किस साधन को सबसे उपयुक्त समझते हैं, चित्र बना करके उसका नाम लिखिए। तो देखिए, सिंचाई का सबसे उपयुक्त अगर पूछा जाए तो उस परिस्थिति में आप अपने मन से लिखिएगा, लेकिन सबसे बेहतरीन होता है ड्रिप सिस्टम। इसमें आप ये देखिए, ये हर जो पेड़ है उसके जड़ों तक क्या है, पाइप बिछाया गया, और वहाँ पे यहाँ से पानी सप्लाई हो रहा है, और ये पानी उन पेड़ों तक पहुँच रहा है इस पाइप के ज़रिए से। और जहाँ जहाँ पे पेड़ हैं उनके पेड़ के पास में पाइप में छोटे छोटे छिद्र होंगे जिसमें पानी टिपकते रहता है। इससे जितनी पानी की आवश्यकता होती है पेड़ों को उतना मिलता है, और पानी की अत्यधिक बर्बादी नहीं हो पाती है। तो ये सबसे बेहतरीन है ड्रिप सिस्टम। अब है गतिविधि 6। गतिविधि 6 में कह रहे हैं कि बिहार की मुख्य फसलों की सूची बनाइए। तो बिहार में मुख्य फसल कौन कौन से हैं। तो बिहार में अगर देखा जाए तो प्रमुख रूप से जो है धान, उसके बाद गेहूँ, फिर मकई, फिर गन्ना, जूट, सरसों, चना, मसूर, रागी, मखाना, अरहर, तीसी, ये सब हर जगह मतलब है कि बोए जाते हैं। तो ये मुख्य फसल हो गए। इसके अलावा भी बहुत सारे फसलें हैं जिनको आप अपने दादा वगैरह से या अन्य लोगों से मालूम करके लिख सकते हैं। गतिविधि 7 की अगर बात की जाए तो गतिविधि 7 में कह रहा है कि अगर वर्षा कम होती है या बिल्कुल नहीं होती है तो किस प्रकार की सिंचाई प्रणाली ज़्यादा उपयुक्त होगी और क्यों। तो अगर वर्षा बहुत ही कम होती है तो अभी हमने ड्रिप सिस्टम देखा है ऊपर, तो ये ड्रिप सिस्टम ही सबसे बेहतर होगी। क्यों। और उसके बाद दूसरे नंबर पे होगा स्प्रिंकलर, जिसमें छिड़काव होता है चारों तरफ
पानी मतलब फव्वारे की तरह होता है, फैलता है। तो ये सबसे उपयुक्त होगी। ये क्यों होगी कि इसमें पानी की बर्बादी बहुत कम होगी, बहुत कम होगी। और ड्रिप सिंचाई में पानी सीधा पौधों की जड़ों तक पहुंचता है, जिससे ज़रूरत से ज़्यादा पानी नहीं लगता है और पानी की बचत होती है। ठीक है, अब आते हैं गतिविधि 8 की तरफ। गतिविधि 8 कह रहा है कि जल संरक्षित कर जमा कर सिंचाई करने वाली विधियों के नाम लिखे। तो जल को जमा कर करके हम वर्षा जल संचयन कर करके पाइप वगैरह के जरिए जो है पानी को चारों तरफ खेतों में डालते हैं। उसके अलावा तालाब में पानी भर करके या ड्रिप सिस्टम के द्वारा जो है पानी को एक टंकी में जमा कर करके बहुत बड़ा टैंक बना करके, और उसके बाद उससे हम क्या करते हैं, इन विधियों का इस्तेमाल कर करके और हम सिंचाई का काम करते हैं। अब आते हैं आगे की तरफ। आगे देखते हैं गतिविधि 9 में कह रहा है कि कथन 1 धान की खेती। यहाँ पे देखिए ये कथन 1 दिया है कि धान की खेती के लिए बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है। एक तो कथन ये हो गया। दूसरा कथन ये है कि गेहूं की खेती के लिए बहुत अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती है। अब इसमें बताना है कि ये कौन सही है कौन गलत है। तो इसमें देखिए दोनों सही है। क्यों? क्योंकि धान की खेती जो है वो बरसात के मौसम में होती है, तो इसमें बहुत पानी की आवश्यकता होती है, जबकि गेहूं की खेती जो होती है वो जाड़े के मौसम में होती है, इसकी बुआई होती है। तो इसलिए इसमें कम, ये कि धान के या गन्ना या अन्य मकई वगैरह जो है उनके बनिस्बत बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है। इसलिए मतलब है कि ये दोनों कथन सत्य होंगे। तो हम ये कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं, तो ग को हम टिक लगा देंगे। ठीक है, अब आगे की तरफ देखते हैं। गतिविधि 10। गतिविधि 10 कह रहा है कि सिंचाई के परंपरागत साधनों की सूची बनाइए। परंपरागत का मतलब है कि ऐसे जो पुराने ज़माने में मतलब है कि उनसे यूज़ किया जा रहा है और चलते आ रहा है परंपरागत ट्रेडिशनल रूप में, यानी कि आधुनिक को छोड़ करके पुराने ज़माने में। तो सबसे पहले क्या हो गया, कुआं, फिर रहट, फिर ढेकली, तालाब, नहर, वर्षा जल, इन्हीं के द्वारा जो है परंपरागत तरीके से सिंचाई की जाती थी। तो ये सिंचाई के परंपरागत साधन हो गए। अब गतिविधि 11 दे रहा है कि निम्नलिखित उदाहरण को पढ़ करके उत्तर दीजिए। सबसे पहले देता है कि धान की फसल उपजाने के लिए जून जुलाई के महीने में सबसे पहले धान का बिचड़ा लगाते हैं। 20-30 दिन के अंदर बिचड़ा मोरी के रूप में तैयार हो जाता है, और उसके बाद मोरी को उखाड़ करके उसे खेतों में लगाते हैं। धान की खेती में पर्याप्त पानी देते हैं। फसल को पकने तक खेतों में पर्याप्त पानी रहना आवश्यक होती है। यह फसल 90 से 100 दिनों में तैयार हो जाती है। अब इस जो यहाँ पे एक उदाहरण दिया गया है थोड़ा सा, उसमें से फिर प्रश्न करता है। प्रश्न पहला है कि किन महीने में धान का बिचड़ा लगाते हैं। तो ऊपर में हमने देखा कि बिचड़ा किन महीनों में लगाया जाता है, तो जून जुलाई में। तो यहाँ पे हम लिख देंगे जून जुलाई में। फिर है कितने दिनों में बिचड़े की मोरी बन जाती है। तो बिचड़ों का मोरी बनने के लिए ऊपर पढ़ करके देखते हैं, तो उसमें लिखा है 30 दिनों में, 20 से 30 दिनों में। मोरी का क्या उपयोग है, तो मोरी को क्या करते हैं, मोरी को उखाड़ करके फिर उसे धान उगाने के लिए जिन जिन खेतों में डालना है उन खेतों में उसे डाल देते हैं। अब आगे की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन घ कह रहा है कि धान की फसल कितने दिनों में तैयार हो जाती है। तो उसमें हमने देखा है कि धान की फसल की अगर बात की जाए तो धान की फसल 90 से 100 दिनों में तैयार हो जाती है। तो इस प्रकार से जो है ये पाठ हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक कर लें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।